की तरफ पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। वहां मिट्टी और रक्त से सना एक शव पड़ा था। जब उसने कपड़ों को देखा तो जोर से चीख पड़ा, ये मेरी बेटी है। उसकी चीख सुनकर लोग भी स्तब्ध रह गए। शव की हालत भयावह थी। आंखें बाहर निकली हुई, गर्दन पर गहरा घाव। ऐसा लग रहा था कि नुकीले हथियार से कई बार वार किया गया हो। उसके शरीर के कुछ हिस्से ऐसे थे जैसे मरने के बाद भी कांटे या नोचे गए हों। भीड़ की आंखों में आंसू थे और दिलों में गुस्सा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी भेज दिया गया, लेकिन अगले ही दिन जब रिपोर्ट आई और परिवार को शव सौंपा गया तो परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे वे बेटी को मुखाग्नि नहीं देंगे। देखते ही देखते पूरे गांव ने उनका साथ दिया। दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी, छात्र सड़कों पर उतर आए। मनीषा को न्याय दो के नारे हर गली में गूंजने लगे। धीरे धीरे पूरे जिले में आंदोलन फैल गया। झज्जर, जींद, फतेहाबाद, रोहतक, करनाल, हर जगह एक ही आवाज उठने लगी। सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। पुलिस अधीक्षक मनवीर सिंह का तबादला कर दिया गया। एसएचओ अशोक कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया। एएसआई शकुंतला को सस्पेंड किया गया। 112 पर आए 3 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया, लेकिन जनता संतुष्ट नहीं थी। उनका कहना था, सस्पेंड किया है, कल फिर बहाल कर देंगे, लेकिन बेटी तो लौट कर नहीं आएगी। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा। 18 अगस्त की दोपहर को अचानक एक पत्र वायरल हुआ जिसमें लिखा था कि मनीषा ने आत्महत्या की है। कथित तौर पर उसने पास की एक दुकान से 600 रुपए का कीटनाशक खरीदा था। पत्र में लिखा था, मम्मी पापा सॉरी, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। पुलिस ने इसे सुसाइड नोट बताया, लेकिन लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। अगर यह पत्र था तो 4 दिन तक क्यों नहीं दिखाया गया? यह पत्र असली है या फोटोकॉपी? और अगर उसने जहर पिया था तो गर्दन पर इतने भारी घाव कैसे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती थी कि गर्दन पर 29 गुणा 16 सेंटीमीटर का घाव था, जो किसी नुकीले हथियार से बार बार वार करने पर बने होते हैं। शरीर पर कई खरोंचें थीं, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जो मौत के बाद लगे लगते थे। विशेषज्ञों ने कहा कि हो सकता है कि मरने के बाद किसी जानवर ने शरीर को नुकसान पहुंचाया हो, क्योंकि नहर के आसपास कुत्ते और सुअर घूमते रहते हैं। इन सब सवालों के बीच मामला रहस्यमय होता चला गया। लोग कहने लगे कि अगर पुलिस ने पहले दिन ही कॉलेज का सीसीटीवी कब्जे में लिया होता, मोबाइल लोकेशन निकाली होती या आसपास के लोगों से पूछताछ की होती तो शायद अपराधी पकड़ लिया जाता और मनीषा आज जिंदा होती। संजय बार बार यही कहता था, मेरी बेटी इतनी बहादुर थी कि किसी से डरने वाली नहीं थी। वो बिना बताए कभी घर से नहीं जाती। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती थीं, बच्ची बहुत सीधे स्वभाव की थी, किसी से उलझती नहीं थी। वक्त बीतता गया और आंदोलन और तेज होता गया। विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकार को कहना पड़ा कि अगर जरूरत हुई तो सीबीआई जांच कराई जाएगी। यह मामला अब सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रह गया था, बल्कि पूरे प्रदेश की बेटियों की आवाज बन गया था। हर पिता अपनी बेटी को स्कूल भेजते वक्त एक पल को रुक जाता था और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता था, बस मेरी बेटी को सुरक्षित वापस लौटा देना। संजय पिछले कई दिनों से अपने घर के आंगन में बैठा रहता है। जिस जगह मनीषा अपना पसंदीदा पौधा लगाकर रोज पानी देती थी, वो पौधा अब सूखने लगा है। पिता उसकी हर याद को सीने से लगाकर बैठ जाता है। कभी वो खिलखिलाती हुई आवाज कानों में गूंजती है, पापा आज मैंने बच्चों को नई कविता सिखाई। कभी उसकी मुस्कुराती आंखें याद आती हैं। पुलिस कहती है कि 10 सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद सच सामने आएगा, लेकिन लोगों को डर है कि कहीं केस को मोड़कर आत्महत्या साबित न कर दिया जाए। हर दिन खबरों में नए सवाल उठते हैं। सीसीटीवी कहां है? असली सुसाइड नोट कहां है? कीटनाशक किसने बेचा? क्या उसके बयान लिए गए? मृत्यु का समय क्या बताया गया? क्या उसकी मृत्यु 11 अगस्त को ही हुई या उसके बाद? इन सवालों के जवाब अब भी हवा में लटके हैं। संजय और उसकी पत्नी हर सुबह उठते हैं एक नई उम्मीद के साथ कि शायद आज न्याय की कोई किरण दिखेगी। मनीषा की कहानी अब पूरे समाज के लिए एक आईना बन चुकी है। अगर एक गरीब बाप न्याय के लिए जाए तो क्या उसे भी यही सब सुनना पड़ेगा? भाग गई होगी, लौट आएगी? यह कहानी किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि याद दिलाने के लिए है कि न्याय तब मिलता है जब समाज एकजुट होकर आवाज उठाता है। अगर लोग मनीषा के लिए सड़क पर नहीं उतरते तो शायद यह